प्रिय भाई बहनों, हम लोग आज परावैद्युत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो परावैद्युत के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि परावैद्युत कुचालक पदार्थ होते हैं। ध्यान देंगे, यह जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं यह धारा प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित कर देते हैं। इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ये वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जिस तरह से जो हमारे परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ध्यान देंगे ये दो प्रकार के होते हैं। एक अध्रुवी परावैद्युत, अभी हम लोग इससे पिछले वीडियो में ये जो पढ़े थे ना कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उसमें कहा गया था कि हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में और डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि परावैद्युत जैसे ध्रुवण के आधार पे परावैद्युत पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा परावैद्युत है, वैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो हमारा है वह है अध्रुवी और दूसरा है ध्रुवी। ठीक है, तो पहला जो अध्रुवी परावैद्युत है, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, यह क्या है? तो अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वह संपाती होते हैं। जो अणु हैं उनमें धनावेशित और ऋणावेशित, ठीक है, ध्यान देंगे, धनावेश और ऋणावेश, जो धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं वह संपाती होते हैं, एक ही होते हैं। अर्थात इनके अणुओं में कोई भी परिणामी और अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं N2 है, O2 है, H2 है, CO2 है, CCl4 है, ये सब अध्रुवी परावैद्युत हैं। इनके जो क्या कहेंगे, जो केंद्र हैं धनावेश और ऋण आवेश, यह एक ही होते हैं, अलग अलग केंद्र नहीं होते हैं, यह अलग अलग ध्रुवित नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार है वह ध्रुवी पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ध्रुवी परावैद्युत क्या होते हैं? तो ध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋण आवेश के जो केंद्र है वे संपाती नहीं होते हैं। धनावेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, ये थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, इनके जो अणुओं में परिणामी और अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे अगर हम बात करें HCl, तो HCl में भी क्या है, इनका जो प्लस और जो माइनस वाले जो हमारे हैं तो आवेश का जो केंद्र है वो क्या है, अलग अलग है। H2O में, NH3 में, HBr, CO, ये सब क्या है, ध्रुवी परावैद्युत हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैसे आपने हमेशा सुनते होंगे जब चुनाव आता है तो उसमें होता है ना कि नेता लोग ऐसे भाषण देते हैं तो न्यूज में आता है कि यह ध्रुवीकरण हो रहा है। ठीक है, ध्रुवीकरण हो रहा है मतलब एक विशेष प्रकार के लोग एक तरफ हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो ध्रुवण का मतलब सीधा क्या हो गया कि एक विशेष प्रकार के आवेश, मतलब धन आवेश एक तरफ और ऋण आवेश दूसरी तरफ हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमारा जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, एक अध्रुवी और दूसरा ध्रुवी। अब ध्यान देंगे कि ये जो परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण की बात करें तो जो हमारे ये दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ हैं इनको हम क्या करें, इनका ध्रुवण क्या होता है? तो देखिए, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब हम परावैद्युत पदार्थों को रखते हैं, ठीक है, तो उनके जो धनावेश हैं और ऋणावेश हैं, यह इनके आपेक्षिक विस्थापन होने की जो घटना है उसी घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। फिर से समझ लें कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों तथा ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापन होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। एक चीज में ध्यान देंगे हम लोग कि जैसे, अच्छा इसको एक एक करके हम लोग ले लेते हैं। जैसे अगर हमारा ध्रुवी परावैद्युत है, ऑलरेडी जो ध्रुवित है, ऐसे को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो परावैद्युत पदार्थ है वो कैसा है, ध्रुवी है। तो ध्रुवी है तो इसके जो धन ऋण, लेकिन ये सभी एक जैसे ओरिएंटेशन में नहीं होता है। नहीं होता कि सभी इसी तरह से होंगे, इसका धन इधर है ऋण इधर है तो अगले का भी धन इधर ही हो ऋण इधर ही हो, ऐसा नहीं होता। ये रैंडम इसमें ओरिएंटेड होते हैं, कोई इस तरह से होगा, किसी का ऐसे होगा, इस तरह से यह
इस तरह से यह देखा जाए तो यह इनका जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, तो प्रत्येक अणु एक सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव होता है और जिसका अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह उष्मीय विक्षोभ के कारण इनके जो वैद्युत द्विध्रुव हैं वह अनियमित रूप से, ये जो हैं अनियमित रूप से विन्यासित होते हैं। इनका विन्यास रैंडम होता है, ठीक है। अतः यह किसी भी दिशा में इनका जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह शून्य रहता है। लेकिन जब हम इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो क्या होता है, माने तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, इधर प्लस और इधर क्या है माइनस, तो अब प्लस वाले इससे क्या होंगे, रिपल होंगे, वह माइनस की ओर अट्रैक्ट होंगे, और माइनस वाला देखिए इधर से रिफ्लेक्ट होके इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह से इनका जो ओरिएंटेशन होता है वह थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। और माइनस वाले एक तरफ और धन वाले एक तरफ यह ओरिएंटेड होने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस तरह से इनमें कुछ मात्रा में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे, पूरा नहीं हो पाता, लेकिन कुछ हद तक यह एक दिशा में ओरिएंटेड हो जाएंगे, प्लस वाला एक तरफ और माइनस वाला एक तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र में लगा देंगे तो मान लेते हैं कि इस तरह से यह प्रयास करेंगे कि प्लस वाला एक तरफ और माइनस वाला एक तरफ, इस तरह से यह एक सीधी लाइन में होने का प्रयास करते हैं, संरेखित होने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि इन जो हमारे ध्रुवीय परावैद्युत हैं, तो इन पदार्थों में ध्रुवण दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रताओं पर निर्भर करता है। जो हमारा वैद्युत बाह्य वैद्युत क्षेत्र है में अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है, जो द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयत्न करता है, फिर वैद्युत द्विध्रुव की जो उष्मीय ऊर्जा है जो उसको संरेखित जो ये हुए हैं उसको बिगाड़ने का प्रयत्न करता है। ध्यान देंगे, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो यह इसको संरेखित करने का प्रयास करता है, जो क्षेत्र है उसको संरेखित, लेकिन जो उसका उष्मीय ऊर्जा है वह उष्मीय ऊर्जा इसको संरेखण को क्या करता है, बिगाड़ने का प्रयास करता है। तो इन दोनों विरोधी कारकों के कारण, जैसे एक संरेखित करने का प्रयास कर रहा है, एक उसको बिगाड़ने का कार्य करता है, तो ये जो दोनों विरोधी कारक हैं इनके कारण ही जो ध्रुवीय परावैद्युत है उस परावैद्युत में वैद्युत ध्रुव आंशिक रूप से संरेखित होते हैं, पूर्णतः संरेखित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं। और इस स्थिति में पदार्थ के दोनों पृष्ठों पर बराबर और विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, एक तरफ माइनस तो दूसरी तरफ धन, ये प्रेरित हो जाता है। जबकि पदार्थ के अंदर का जो भाग है वो क्या होता है, उदासीन, क्योंकि ये प्लस ये माइनस उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा जो ले लें, वो दूसरा इसका जो प्रकार है वो हमारा अध्रुवी परावैद्युत की बात करें, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, तो ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जो हमारे अध्रुवी होते हैं, अध्रुवी मतलब प्लस और माइनस दोनों संरेखित होते हैं, ठीक है। ये संपाती हो आपके होते हैं, संरेखित संपाती होंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये इन पदार्थों के जो अणु हैं उनमें धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र है वो परस्पर संपाती होता है, एक ही बिंदु पर होता है, ठीक है। अतः प्रत्येक अणु जो होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव उनका जो आघूर्ण है वह शून्य होता है, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, तो दूरी जीरो तो आघूर्ण भी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जब हम इनको वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो क्या होता है, देखिए पहले जो परावैद्युत पदार्थ है अगर वह अध्रुवी है तो उसका संकेंद्रित होंगे और इस तरह से वो होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बाह्य क्षेत्र में इसको रखते हैं तो बाह्य क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, तो बाहर का क्षेत्र मान लीजिए हम लोगों ने ये लगा दिया ई, इस क्षेत्र में इसको रख दिया, तो अब क्या होगा, यह जो हमारे अणु हैं जिसमें क्षेत्र में हमने रखा बाह्य क्षेत्र में, तो उसके कारण इनके ऊपर एक बल कार्य करेगा। तो बल कार्य करेगा तो धन आवेश क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। तो धन आवेश
क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस तरह से यह आपके इनके बीच कुछ गैप हो जाए, जो संरेखित थे वो संरेखित करें, संपाती थे, अब वह क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर बल लगने के कारण धन एक तरफ और ऋण एक तरफ, इनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, क्योंकि क्षेत्र की दिशा में धन आवेश पे बल लगता है और विपरीत दिशा में ऋण आवेश पर, दोनों पर विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है। तो जिसके कारण से ये जो आपके संपाती थे ये क्या हो जाएंगे, खींचेंगे, धन आवेश अलग और ऋण आवेश थोड़ा अलग, इनके बीच में कुछ दूरी हो जाएगी। इस तरह से ये आपके हो जाएंगे। इस तरह जितने अणु हैं सभी पर बाह्य क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उससे धन आवेश एक तरफ और ऋण आवेश एक तरफ होने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से आपका यह जो ऋण आवेश का जो केंद्र है वह क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है, और जो धन आवेश है वह क्षेत्र की दिशा में आपका विस्थापित हो जाता है। अब प्रत्येक जो हमारा परमाणु है, ठीक है, अब वह एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, द्विध्रुव, दो ध्रुव हो गया, देखिए एक यह और एक यह, ठीक है, इस तरह से द्विध्रुव बन गया। अब इनका अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस स्थिति में ये जो पदार्थ हैं यह वैद्युत ध्रुवित कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपके जो दोनों अध्रुवी और ध्रुवी वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर यह क्या हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में के अनुदिश यह संरेखित होने लगते हैं। इस तरह से जो ध्रुवित अवस्था में अध्रुवी परावैद्युत के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव का धनावेश निकटवर्ती दूसरे द्विध्रुव के ऋणावेश के निकट है। देखिए इसका धनावेश दूसरे के ऋणावेश के क्या है, निकट है, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ के अंदर परिणामी वैद्युत जो आवेश है वह क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन पृष्ठ पर वैद्युत ध्रुवों के आवेश के कारण के उदासीन न होने के कारण वहां पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। देखिए जो माइनस माइनस है इसके कारण यहाँ पे माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, इस प्लस के कारण प्लस, और ये बीच वाले जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है चाहे वह ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी हो, ठीक है, जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसे लाते हैं तो उसमें एक परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के बारे में यह पढ़ा कि ध्रुवी और अध्रुवी क्या होता है, और ध्यान देंगे इसमें कुछ विशेष चीजों के बारे में भी जान लें, जैसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश, यह हम लोग कंपटीशन के लिए ध्यान में रखेंगे कि ध्रुवण सदिश कई बार पूछ जाता है ध्रुवण सदिश क्या होता है। तो ध्रुवण सदिश क्या है, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, जिसको हम लोग ध्यान देंगे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से, ठीक है। और अगर हम इसका जो परिमाण है ध्यान देंगे, ध्रुवण सदिश का जो परिमाण है, ध्रुवण सदिश के परिमाण को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। इसका परिमाण सिर्फ P, ठीक है, जो सिर्फ P है तो वह क्या कहलाएगा, परावैद्युत ध्रुवण, परावैद्युत ध्रुवण। तो ध्रुवण सदिश P का जो परिमाण है वह परावैद्युत ध्रुवण होता है, ठीक है। यदि A लंबाई और कैपिटल A लंबाई क्या हो, इसका L हो, और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वो क्या हो, A हो, कैपिटल A हो, ऐसा परावैद्युत पदार्थ यदि हम पट्टी को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और उसमें उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p हो, ठीक है, तो परावैद्युत ध्रुवण जो होता है, परावैद्युत ध्रुवण कैपिटल P बराबर ये क्या होता है, तो P/A इंटू L, ठीक है। आपको पहले ही बताया गया परिभाषा क्या है, एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर टोटल आयतन कितना हो गया, Al, ठीक है, तो Al आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो एकांक आयतन में तो P/Al। इस तरह से एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश, और जिसका परिमाण को हम लोग परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो इस तरह से P बराबर कैपिटल P बराबर P/Al। और आप जानते हैं कि टोटल लंबाई को हमने क्या माना था, L माना था ना। आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है,
Q इंटू 2L होता है, लेकिन यहाँ 2L क्या था, टोटल लंबाई को हम लोग 2L माने थे, यहाँ पे टोटल लंबाई को हम क्या मान रहे हैं, L। इस तरह से P की जगह पर हम Q इंटू 2L ना लेकर क्या लिखेंगे, Q इंटू L लेंगे, ठीक है। टोटल लंबाई यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, L, और यहाँ पे हम लोग जब इसका निगमन किए थे उस समय हम लोगों ने क्या किया था, टोटल लंबाई को 2L माना था, ठीक है। तो इस तरह से P की जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q इंटू L अपान A इंटू L, L से L कट जाएगा तो Q अपान A, ठीक है। और Q अपान A यह तो हमारा आवेश घनत्व हो गया, ठीक है, आवेश जिसे हम आवेशों का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, मतलब ध्रुवण आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। और परावैद्युत ध्रुवण का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो Q अपान A, मतलब Q का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और A का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एक चीज और इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में चालक हो चाहे परावैद्युत हो, ठीक है, दोनों के जो बाहरी पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, परंतु इसमें जो मुख्य जो अंतर है वह यह है, आवेश प्रेरित हो रहे हैं लेकिन वो कैसे आवेश हैं, चालक है तो उसके जो पृष्ठ पे जो आवेश प्रेरित हो रहे हैं वह होंगे मुक्त आवेश, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि वह परावैद्युत पदार्थ है तो उसके पृष्ठ पर जो प्रेरित आवेश हो रहे हैं वह कैसे आवेश हैं, बद्ध आवेश हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ध्रुवण और के ध्रुवीय और अध्रुवीय के आधार पर हम लोगों ने इसकी बात कर लिया। इसमें एक चीज और है, जो परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बारे में हम जान ले तो ध्यान देंगे कि हम लोग संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टी रख देते हैं, जिससे हमारा जो संधारित्र पर लगाया जाने वाला जो विभवांतर है वो सीमित हो जाता है, और विभवांतर के बढ़ाते जाने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, और हमारा जो परावैद्युत पट्टी है उसके अणु अधिक से अधिक क्या हो जाते हैं, उनमें तनाव उत्पन्न होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके अणुओं में क्या होता है, तनाव होता है, धन एक तरफ और ऋण एक तरफ जाता है ना। तो इस तरह से अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वैद्युत क्षेत्र हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब विभव बढ़ाने पर क्षेत्र बढ़ता जाता है, तो एक ऐसी अवस्था आती है कि इतना ज्यादा उनके ऊपर बल लगने लगता है कि ये जो अणु हैं उनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और संधारित्र की प्लेटों के बीच एक चालकीय पथ बना देते हैं, कंडक्टिंग पाथ का निर्माण कर देते हैं, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत भंजन हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस तरह से किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। क्षेत्र हम बढ़ाते जाएं तो वह अधिकतम क्षेत्र जहां तक यह क्या करे, उसको सहन कर ले, टूटे ना, ठीक है। तो इस तरह से किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। तो प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ की ये जो परावैद्युत सामर्थ्य है वह एक अभिलक्षण है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम भंजक विभवांतर की बात करें तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे हुए जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें वैद्युत बंधन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर समझ गए। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या हो गया, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह सहन कर ले, ठीक है, बिना वैद्युत भंजन के। और भंजक विभवांतर क्या है, तो वह अधिकतम विभवांतर, ठीक है, अगर हम उससे अधिक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वैद्युत भंजन हो जाता है, ठीक है। तो किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन हो जाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। इस तरह से परावैद्युत सामर्थ्य और भंजन विभवांतर के बारे में हम लोग जान गए। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।